हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम अगेन टू द ऑटो साइक। ये हर बार मुझे द ऑटो साइक या ऑटो साइक आर इसलिए लिखना पड़ता है क्योंकि ये नाम मैंने 2005 में अपने लिए सोचा था और इसको अपने लिए ईमेल बनाया। इसको रजिस्टर में देर से करा पाया 2022 में। उससे पहले मैंने इस नाम से यूट्यूब पर कई जगह कमेंट किए थे और अब मैं देख रहा हूँ कि मेरे नाम के ऐसे 5-6 चैनल और बन गए हैं, है ना। आप बस ये ध्यान रखिएगा कि ये रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, इस पे ये आर जो लगा हुआ है रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है और ये हमारा है, ठीक है। अब उन्होंने जो बनाया है मुझे उनसे कोई नाराज़गी नहीं है। यूट्यूब वाले सबकी शायद भला ही चाहते हैं, मतलब उनको मेरा नाम पसंद आया, इसके लिए मैं उनको थैंक यू बोलता हूँ। उनको मेरा नाम इतना पसंद आया। ये एक सीरीज़ थी वैसे, साइक नाम से, यूएस की सीरीज़ थी, 2005 में आती थी। तो वहाँ से मुझे ये ऑटो साइक समझ में आया था, बिकॉज हर चीज़ पे मैं क्वेश्चन करता था, मशीन्स पे करता था। दोस्तों ने मेरा नाम ऑटो साइक दिया था मुझे प्यार से। जब मेरे घर में लोग ये साइको है अबाउट मशीन्स, तो ऑटो साइक नाम रख दिया था। एनीवेज, अभी जो हम बात कर रहे थे कि भाई मान लिया कि ये ज़रूरी हो गया है भारत के लिए, क्योंकि युद्ध हो रहे हैं, भारत को तकरीबन भीख सी मांगनी पड़ रही है। चाइना की भी तकरीबन ऐसी हालत है, इसलिए चाइना तो बैटरी पर शिफ्ट हो गया। इंडिया को ये आइडिया आ गया कि हमें अपना कुछ करना ही पड़ेगा। अभी से करना शुरू करेंगे तो 10-12 साल लग जाएंगे। और इन युद्धों के 3 युद्ध हो गए हैं, उसके बाद जल्दी आना पड़ा इथेनॉल को। अब ये है कि इथेनॉल तो जल्दी आ गया, सब कुछ अच्छा किया, मतलब ये जो सोच है ये बहुत अच्छी है ना, और ये देशभक्ति वाली सोच है और सभी लोग देशभक्त ही हैं। लेकिन जो देश है उसमें देश भी है और देश के रहने वाले लोग भी देश ही हैं, और जिन्होंने 2023 से पहले कार खरीदी है वो भी हमारे ही देशवासी हैं, तो वो भी मेरे प्यारे देशवासी हैं। तो उनका क्या होगा? उनमें मैं भी शामिल हूँ, तो उनका क्या होगा? तो भाई अगर मैं होता गवर्नमेंट में, तो मैं कुछ इस तरह से सोचता कि यार मैं हर आम भारतवासी हो जिसने 2023 से पहले की गाड़ी ली हो, या फिर हमारे सेलिब्रिटीज़ हो जिन्होंने अभी अभी डिफेंडर और क्या क्या, अमिताभ बच्चन जी नई कार लेके आए हैं, शाहिद कपूर नई कार लेके आए हैं, तो वो सब E20 पे ही चल पाएंगे, वो E30 पे नहीं चल पाएंगे, ठीक है। तो मैं सबके लिए एक सा सोचता, और मेरे पास एक अच्छा आसान सजेशन ये होता कि भाई E10 को वापस लेके आया जाए, है ना, क्योंकि E10 में भी इथेनॉल होता है और उसमें भी मॉइस्चर पकड़ता है, पर उसके साथ लोग यूज़ टू हो चुके हैं। 2008 से E10 आ रहा है, उसके लिए लोग यूज़ टू हो चुके हैं E10 को कैसे डील करना है। तो एक बार E10 वापस ले आया जाता, कुछ अगले 7-8 साल के लिए वापस आ जाता, से 2031-32 तक आ जाता, जब तक वो कारें पुरानी हो जाती। और वैसे भी 8 साल पुरानी कार के टायर भी ख़राब हो जाते हैं, जितनी रबर पार्ट्स हैं, शॉकर के पार्ट्स हैं, सस्पेंशन के पार्ट्स हैं, सब कुछ ख़राब हो जाता है 8 साल बाद, सब कुछ नया लगवाना पड़ता है। तो उस टाइम कुछ लोग मूड बना लेते हैं कि यार इसको अब बदल दो या स्क्रैप करवा दो। तो उनको कम से कम 10 साल फ्यूल मिलना चाहिए। 15 साल का रजिस्ट्रेशन किया है तो 10 साल फ्यूल मिलना चाहिए, है ना। क्योंकि जो फर्स्ट जो लाइफ स्पैन होता है कार का वो 8 साल ही होता है, उसके बाद में सब कुछ डिग्रेड होता है उसके अंदर। वो हाईवे पे चलने लायक वैसे भी नहीं बचती, क्योंकि उसके मोनोकॉक ढीले हो चुके होते हैं, इंजन के गैस्केट पुराने हो चुके होते हैं। तो 8 साल से ज़्यादा रबर्स की लाइफ होती नहीं है टेक्निकली। तो कम से कम E10 को वापस ले आया जाए 8 साल के लिए। उसके बाद उसको खाली RC देखकर सेल किया जाए कि जिस गाड़ी को असल में E10 की ज़रूरत है, जो पुरानी है, उसी को E10 मिलेगा, बाकी सबको ख़रीदना पड़ेगा E20, ठीक है। E20 स्टैंडर्ड रहे जैसे अभी है, ठीक है। तो RC देख के E10 बेचा जाए। हाँ, ये फ्यूचर थोड़ा मैं देख पा रहा हूँ कि अगर E10 वापस आ जाता है, इतने सारे लोग परेशान हो रहे हैं, डर गए हैं बुरी तरह से, तो वो अब महंगा आएगा। मुझे नहीं लगता कि वो सस्ता आएगा, क्योंकि E10 कारें सुपर बाइक वालों की, मोटरसाइकिल भी E10 है। नॉर्मल जो पावरफुल कार्स हैं जैसे एग्जीक्यूटिव कार्स हैं, वो कुछ बहुत सारी BMW E10 है, मर्सिडीज़ E10 है, और आम आदमी की सारी कारें E10 हैं। लेकिन अब गवर्नमेंट के पास जो इंडिया में कर पा रहे हैं कि ऑयल के दाम, तेल के इतने नहीं बढ़े, तो वो लोग हो सकता है कि इसको थोड़ा सा महंगा सेल करें। E20 की जो प्राइस है उसको तो कम करके 100 रुपये के पास ले आएँ वापस, क्योंकि राजस्थान जैसे स्टेट्स में, दिल्ली के आसपास वालों में E10 की जो प्राइस है वो शायद 115 रुपये के आसपास सेल करे। अगर वापस आता है तो उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपनी चॉइस बतानी पड़ेगी गवर्नमेंट को। जब पूछेंगे तो आप क्या बताओगे? नहीं, कुछ भी कर दो, ऐसे नहीं होता है। और E20 होता है सबके लिए,
ठीक है। अब क्या हो रहा है आगे, क्योंकि E10 से भी बाइक्स ख़राब हुई थी, मेरी बाइक ख़राब हुई थी आज से तकरीबन कुछ 2008 में, हाँ हो गया उसको काफ़ी टाइम, 1 साल हो गए, शायद 16-18 साल पहले उसके वॉल्स में दिक्कत निकली थी। गवर्नमेंट बोल रही है कि हमें प्रूफ देना पड़ेगा। एक्चुअली देखिए, प्रूफ कि अगर कोई E10 से E20 से गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं तो भाई देखो, पुरानी गाड़ियाँ तो E20 से ख़राब हो ही सकती है। मेरी बाइक तो E10 से ख़राब हो गई थी, और उस समय तो ये जो पेट्रोल पंप वाले थे ना, ये और तरह की मिलावट भी कर पाते थे। तो वो पेट्रोल पंप बदनाम था असल में, मुझे बाद में पता चला था। तो उन्होंने ऊपर से और मिला दिया होगा। और वैसे आपको पता है प्रूफ कैसे निकाला जाता है? टेक्निकली प्रूफ ऐसे निकाला जाता है, जैसे मान लीजिए रेलवे इंजन है, जो बड़ी मशीन है, उनको देखना पड़ता है कि ये कहाँ से डिटेरियोरेट हो रही है, कहाँ से ख़राब हो रही है। तो उसको पता करने के लिए कि क्या पार्ट घिस रहा है, उसके इंजन ऑयल का एनालिसिस किया जाता है। इंजन के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे कि इंजन का ये जो सिलेंडर है ना, सिलेंडर की जो दीवार है वो अलग चीज़ से बनी होती है। फिर उसमें जो ये जो पिस्टन ट्रैवल कर रहा है अंदर, उसमें रिंग्स लगी हुई हैं, तो ये रिंग अलग चीज़ की है, पिस्टन अलग चीज़ का है, समझ गए? जो नीचे क्रैंक शाफ्ट है वो अलग चीज़ की है। फिर उसमें ऊपर कंबशन चैम्बर है ना, जहाँ पे धमाका होता है, तो उसमें स्पार्क प्लग होता है और डीजल इंजन में हीटर होता है, वो उसमें अलग चीज़ है। तो इंजन ऑयल को एनालिसिस करके उसमें से पता लगाया जाता है कि किस चीज़ के पार्टिकल ज़्यादा बाहर निकल रहे हैं या क्या चीज़ ख़राब हो रही है। E10 में भी थोड़ा, अगर देखिए E10 E20 में गमी सब्सटेंस छोड़ता है, वो तब ज़्यादा होता है जब फ्यूल की क्वालिटी अच्छी नहीं हो। मतलब जैसे इथेनॉल बनाना है अगर गवर्नमेंट को, तो इथेनॉल को वो अच्छे मैन्युफैक्चरर से बनवाएं, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए इथेनॉल की। ऐसे नहीं है कि कोई भी ऐरा गैरा उठ के इथेनॉल बनाने का ठेका ले लिया। जब कार को बनाने वाली कंपनी इतनी बड़ी और शानदार होती है, ज़बरदस्त इंजीनियर होते हैं उनके पास, तो इंजीनियर्स की सुननी चाहिए भाई। तो उनको इथेनॉल बनाने के लिए भी ऐसे ही लोगों को बोलना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट फ्यूल जो गवर्नमेंट लाने वाली है ना, वो कुछ जो मुझे लग रहा है कि आके रहेगा आने वाले टाइम में, वो कुछ E25 के आसपास होगा। क्योंकि E25 जो फ्यूल है वो और सस्ता होगा, ठीक है, वो आपका शायद 90 रुपये के आसपास ही हो जाए, वो सस्ता होगा। और वो जो होगा उसमें ई जो नॉर्मल, जो अभी जो IC हैं, इंटरनल कंबशन इंजन हैं अभी जो आ रहे हैं, इनमें जो इंजन है इनको मैक्सिमम खींचा जा सकता है। तो ये अप टू E25 जा सकते हैं स्ट्रेच करके, इससे ऊपर नहीं जा सकते। तो गवर्नमेंट जो मैक्सिमम ट्राई मारेगी ना लाने की, वो E25 तक करेगी, क्योंकि उसके बाद के जो इंजन हैं वो अलग तरह के होते हैं। उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, डीजल के लिए भी बताऊंगा। और वो वाले इंजन जो है वो अलग तरह के होते हैं, बिल्कुल अलग तरह के होते हैं। तो ये वाले इंजन जो हैं ये सारे नहीं तो ख़राब हो जाएंगे, जितनी भी अभी कारें आ रही हैं, मतलब खास तौर से जो बड़े ब्रांड्स हैं ना, जैसे ये लग्जरी ब्रांड्स हैं, ऑडी, BMW, मर्सिडीज, ये लोग जो अभी इनके पास पूरा एग्जिस्टिंग इंजन्स का लॉट ये फेंक थोड़ी देंगे। ये E25 तक स्ट्रेच हो सकते हैं, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं हो सकते। फिर दूसरी तरह का इंजन चाहिए होता है। E85 आ ही चुका है, उसके लिए अलग तरह के इंजन होते हैं। वैगनार आ गई है, टैक्सी वालों के लिए रखी है, ताकि वो, मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि इथेनॉल वाली कारों को चलाते रहिए, खड़ा मत रखिए, तो टैक्सी तो ख़राब नहीं होंगी। E85 से नॉर्मल आदमी इस कार को बेचने का अभी इसको लाइसेंस ही नहीं है मारुति के पास। ये कार केवल टैक्सी के लिए है। तो ये डीजल है, और जो E85 है इनको टैक्सी वाले फ्लीट ओनर्स के लिए ही रख देना चाहिए। हाईवेज़ के लिए होना चाहिए, शहरों के लिए तो होना भी नहीं चाहिए, ठीक है, खास तौर से डीजल। उसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो ये मेरा सजेशन है कि भैया अगर थोड़ा सा महंगा सही पर वापस ले आओ कुछ सालों के लिए, जो पुरानी गाड़ियाँ हैं उनका क्या होगा। और E20 को आप प्रमोट कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सस्ता रख दो। E25 लाना है, उसको धीरे धीरे लाइएगा, E20 को बंद मत कीजिएगा। आपकी बार आप E25 लाते हैं तो वो बहुत बड़ा खेल हो जाएगा। E20 को बंद ना करें, क्योंकि पुरानी E20 कार E25 पे नहीं चल पाएंगी। तो ये एक छोटे से सजेशन है, और ये एक एंजाइटी दूर करने वाला वीडियो है। इसको आप चाहें तो शेयर कीजिए, और चैनल को है ना सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आता है अगर आपने सब्सक्राइब किया होता है। मैंने कुछ बोल दिया आपको पता नहीं है। लोग पहले कारों की मॉडल सोचते थे, अब सोचते हैं कार लेनी भी है या नहीं लेनी है। अब पेट्रोल लें कि डीजल लें, डीजल लेंगे तो फंसेंगे। उसमें एक दिक्कत है, डीजल लेना अभिशाप है उसके लिए जिसको केवल सिटी में चलना है, उसके लिए सज़ा है। ये मैं आपको बताऊंगा क्यों नेक्स्ट वीडियो में। बिल्कुल सज़ा है, इसको याद रख लीजिए, लिख लीजिए। डीजल लेना सज़ा है, जिसको हाईवे पे कम चलना है, शहर में ज़्यादा चलना है। जो हाईवे पे 75% टाइम चले वो ही डीजल ले।
वरना कोई भी आदमी डीजल की गाड़ी ना खरीदे, ठीक है, क्योंकि उसके कंपैटिबल कुछ नहीं मिल पा रहा है। सोचिए इंजन ऑयल भी नहीं मिल रहा है, BS4 कारों में BS6 डीजल डालना पड़ रहा है, वो भी उनके लिए सही नहीं है, समझे। और इंजन ऑयल अब उसका मिल नहीं रहा है, उसमें भी अब आइसोब्यूटेनॉल मिलाना पड़ेगा। क्योंकि क्योंकि बायोडीज़ल क्यों नहीं डाल सकते? पहले बायोडीज़ल आता था, और अब बायोडीज़ल क्यों नहीं लेके आ रही है गवर्नमेंट? आइसोब्यूटेनॉल क्यों ला रही है? उसका एक टेक्निकल रीज़न है क्यों लेके आ रही है। अब बायोडीज़ल से काम ठीक रहता था, आइसोब्यूटेनॉल का अभी किसी को पता नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल नई चीज़ है, किसी ने पहले यूज़ नहीं करी है ना। तो इसका एक टेक्निकल रीज़न है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। बहरहाल डीज़ल, अगर आपको सिटी में चलना है, आपकी ड्राइविंग 70% हाईवे नहीं है ना, एक होती है कि 70% हाईवे 30% सिटी, तो भाई आप सोच सकते हो डीज़ल के लिए। अगर ऐसा नहीं है तो डीज़ल को भूल जाओ, सोच लो कि डीज़ल ट्रक वालों का है, सोच लो इस बात को। मतलब इंजीनियरिंग पढ़ने बैठोगे तो कोई कितना भी लंबा पढ़ा देगा, पढ़ के आप बोर हो जाओगे। तो डीज़ल को तो आप बिल्कुल भूल ही जाइए। E10 E20, मतलब E10 वाले जो हैं ओनर्स, उनके लिए मैंने पहले भी बताया है, पिछले वीडियोज़ हैं उनको जाकर देख लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट कर दिया करो, जब मुझे टाइम होगा तो मैं जवाब दे दूँगा। और E20 वाला जो पेट्रोल है, ये इतना बुरा है कि जितना बताया जा रहा है ये भी अभी नहीं पता है, ठीक है। लोग, हमारी गाड़ी में तो प्रॉब्लम आ गई है, हो सकता है अभी पता नहीं सबको। अब मैकेनिक भी उठाते, हाँ E20 से तो प्रॉब्लम आएगी ही सर्विस सेंटर वाला हाथ झाड़ लेगा, ये ऐसा हो जाएगा, E20 डाला होगा। अरे ऐसा नहीं है, अगर उस पर E20 की परमिसिबल है तो फिर E20 डालना जा सकता है। फिर आप लड़ सकते हो कि यार E20 मिल रहा है, तेरी गाड़ी में E20 डालना था तो क्या दिक्कत है। तो फिर कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, तुम वारंटी भी दो, सब कुछ करो। कंज्यूमर कोर्ट है, बहुत कुछ है, मतलब आपको सब, आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं इस मामले में, आपको पता है सब चीज़। मैं क्या कहूँ, ठीक है। हाँ, E10 वाले जो ओनर्स हैं उनको जो प्रॉब्लम है, उनकी जो एंजाइटी है वो यही है, जिसको मैं फिर से बता देता हूँ, कि जो एक गाड़ी की लाइफ होती है, लाइफ ऑफ रबर्स जो होती है वो मैक्सिमम 8 ईयर्स होती है। ऐसा कौन कहता है? ऐसा शॉकर मैन्युफैक्चरर बोलते हैं, ऐसा टायर मैन्युफैक्चरर बोलते हैं, कि अगर आपने टायर ख़रीदा और उसको शेल्फ में रख दिया, या आप बोलोगे रखे रखे ख़राब हो जाएगा, अरे भाई चलो गाड़ी में लगा दिया और गाड़ी बहुत कम चली, 8 साल में कोई 16,000 किलोमीटर ही चली, पर टायर तो अच्छी तरह चलना चाहिए था, पर वो ख़राब है, अब वो उसके लिए नहीं है। तो अगर आपने कार ख़रीदी है और वो 8 साल पुरानी हो गई है ना, तो आपको उसके शॉकर बदलवाने पड़ेंगे, आपको उसके टायर बदलवाने पड़ेंगे, आपको जहाँ जहाँ रबर का यूज़ है, जितने पाइप हैं आपके फ्यूल इंजन में जितने रबर के पाइप इधर से उधर दौड़ रहे हैं, वो सारे आपको चेंज करवाने पड़ेंगे। जहाँ कार के दरवाजे बंद होते हैं और जो सील करने वाली रबर लाइनिंग होती है दरवाज़ों को, वो नहीं लगवानी पड़ेगी। तो 7 साल बाद क्या होता है कि कार जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। E10 वाले ओनर्स खर्चा करने से पहले सोच लीजिएगा। अभी वो क्या करेंगे कि एक किट खरीद के लाएंगे कि इससे मैं अपनी कार को, मेरी कार तो भाई 2018 में ली थी या 2019 में मैंने खरीदी थी, और अब उसको 7-8 साल हो गए, मैं इसको और चला लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, एक कन्वर्जन किट खरीद के लाता हूँ, जिससे मैं उसको इथेनॉल पे चला लूँगा। तो भाई वो आप खुद भी उसके ऊपर एक तरह से एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हो, क्योंकि उसके बाकी रबर्स ख़राब हो चुके हैं। कन्वर्जन किट के नाम पे वो एक सर्किट दे देंगे आपको, कौन सा आपका कार का गैसकेट चेंज कर देंगे, हैं, इंजन का जो हेड गैसकेट है वो थोड़ी चेंज कर देंगे। तो कन्वर्जन किट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आपको एक पुरानी 8 साल वाली कार को और लंबा चलाने के लिए बहुत खर्चे करने पड़ेंगे, मतलब कम से कम आपके 2 लाख रुपये के 1.5 से 2 लाख रुपये का खर्चा हो सकता है, ठीक है। और ये, अब जो डीज़ल वाली बात है, उसको हम नेक्स्ट में करते हैं। डीज़ल तो अपने आप में एक बहुत घातक सा टॉपिक है। तो जिन्होंने अभी अभी डीज़ल गाड़ी ख़रीदे जा रहे हैं लोग, अच्छा गवर्नमेंट चिल्ला चिल्ला के बोल रही है, ये गडकरी जी चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं डीज़ल मत खरीदो, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं क्योंकि बस का नहीं है। वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आगे फ्लैक्स फ्यूल मिलाना पड़ेगा, एनर्जी क्राइसिस आ गया है, फ्लैक्स फ्यूल के साथ चलना पड़ेगा, मतलब फ्लैक्स फ्यूल भी चाहिए, बैटरी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भाई अब BS6 डीजल इंजन है, BS6 जो डीजल इंजन हैं उनके अंदर पार्टिकुलेट फ़िल्टर है, DPF है, जो अपने आप में एक बड़ी समस्या है, और उसमें फ्लैक्स फ्यूल मिलाने से दिक्कत आ सकती है।
जो पुराने बायोडीज़ल होता था। इसलिए डीज़ल के लिए नया फ्लेक्स फ्यूल बनाना पड़ रहा है जो है आइसोब्यूटानॉल, समझे आप। हालांकि उसमें उतनी पावर नहीं जितनी बायोडीज़ल में होती थी, उनमें सीटेन नंबर होता है, मतलब टू बी वेरी स्पेसिफिक। तो इसका सीटेन नंबर डीजल के सीटेन नंबर से थोड़ा नीचा है और बायोडीज़ल का डीजल के सीटेन नंबर से ऊंचा होता था, ऐसा मान लो, छोटे छोटे बातों में समझना है तो अब इसलिए जो है कोई ना कोई हल जो है गवर्नमेंट को निकालना पड़ेगा, और वो अपना जो फ्यूल बिल्स हैं उसको कम करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो चेताया जा रहा है, पर इसको अखबार में चेताते तो ज़्यादा अच्छा था। गवर्नमेंट किसी मीडिया में इंटरव्यू देती है और कहीं इंटरव्यू पब्लिश होता है, कहीं नहीं होता है। मैं मानता हूँ कि अगर ऐसा कुछ करना हो गवर्नमेंट को तो पहले से उनको नोटिफाई करना चाहिए, ठीक है। उनको जो है वार्निंग देनी चाहिए, उनको जो है नोटिस छपवाने चाहिए कि आप कार ख़रीदने जा रहे हो पहले ये सोच लो, है ना। जैसे सिगरेट के पीछे लिखा रहता है ना कि ये इंजर्स टू हेल्थ है, टबैको, ऐसे कार के साथ भी लिखा रहना चाहिए कि अगर आप आज कार ख़रीद रहे हो तो इसकी लाइफ इतनी लंबी ना माने। और दूसरा, ये जो टैक्स जमा करते हैं आरटीओ लोगों को, ये मेरे आंसू कब निकलेंगे जब आपने मुझसे टैक्स पहले ले लिया 15 साल का, तो 15 साल का टैक्स ले लिया आपने मेरे से और चलाने दे रहे हो आप 7 साल। मैं कहता हूँ चलो 7 साल में मैं स्क्रैप करा लूँगा, मेरा 15 साल का टैक्स का क्या हुआ। तो देखिए उसके भी तरीके हैं। आपने अगर पहले ही गाड़ी स्क्रैप करा दी है तो जो आपने एक्स्ट्रा टैक्स जमा कराया है वो आप वापस भी ले सकते हो। स्टेट जब हम चेंज करते हैं कार का, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो टैक्स वापस करने का तरीका होता है, थोड़ा लेंदी होता है, उसको गवर्नमेंट आसान बना दे। तो जो भी चीज़ें हैं वो लोगों को बता के करें कि आप आज ये लेने वाले हो, इसकी लाइफ इतनी है, ठीक है। अब लोग कार ख़रीदने में डर रहे हैं और ऑटो मेकर्स जो चुपचाप बैठे हैं कि भैया हमारा तो फ़ायदा होने वाला है, हर थोड़े थोड़े दिन में लोग नई नई कारें ख़रीदा करेंगे क्योंकि पुराना वाला तो फ्यूल ही नहीं मिलेगा। तो भाई साहब ऐसा है कि आप लोग समझ जाओ, और हाथ जोड़ के हम सारे लोग स्तुति करते हैं, हम भगवान की भी करते हैं, गवर्नमेंट की भी करते हैं कि भाई माई बाप पहले कंज्यूमर जब घबराएगा, तो जब कंज्यूमर डूबना शुरू होगा तो जो मैन्युफैक्चरर है उसके भी दिन ज़्यादा दूर नहीं है। उनके यहाँ इतने सारे लोग एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी कहाँ से निकलेगी अगर स्टॉक खड़ा हो जाएगा। फिर स्टॉक इकट्ठा हो जाएगा, उनके पास 1.5 महीने ज़्यादा का स्टॉक होता है, उनके आंसू आने लग जाते हैं, फिर पैनिक सेल करना पड़ता है उनको। शोरूम ओनर की समस्या आप जाके पूछो तो आप उनसे, एक एक गाड़ी जब एक एक दिन खड़ी रहती है प्लांट्स आने के बाद, तो वो लोग उसका इंश्योरेंस जब तक उनकी है वो तब तक वो पे कर रहे हैं, वो चाहते हैं जल्दी से निकल जाए। तो हो सकता है कि भी आपको दिवाली पे फिर से सेल लगी हुई मिले, क्योंकि ये अब स्टॉक इकट्ठा होने वाला है। और खुशी की बात ये है कि अचानक इतने सारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके, अभी जो हमें कि वीडियो का नाम फ्यूचर है ना, कि सजेशंस एंड फ्यूचर, तो भाई फ्यूचर ये है कि अभी आप थोड़ा सा रुक रहे हो तो रुक जाओ, अच्छी बात है, रुक जाना अच्छी बात है ना। कभी कभी कुछ नहीं करना चाहिए जब समझ में नहीं आ रहा हो तो 6 महीने रुक जाओ, अभी ये पुराने स्टॉक पे तो डिस्काउंट मिलेगा, आपकी इच्छा हो तो लेना, नहीं तो मत लेना, क्योंकि हर चीज़ नहीं आ रही है। होंडा सिटी नहीं आ गई, होंडा एलिवेट नहीं आ गई, होंडा अमेज नहीं आ गई, अभी एलिवेट आई थी अभी नहीं आ रही है, अभी होंडा सिटी 2023 में नहीं हुई थी फिर नहीं हो रही है, ब्रेजा अभी नहीं आई थी फिर नहीं आई है, टाटा एल्ट्रोज सोचो अभी अभी 1-1.5 साल, 1 साल, मुश्किल से 1 साल हुआ है टाटा एल्ट्रोज का, अब नई एल्ट्रोज भी आ रही है। ये क्यों आ रही है? अरे सर आप भूल रहे हो, ये इसलिए आ रही है क्योंकि अभी नए पेट्रोल की टेस्टिंग शुरू होने लग गई है ना। जो नया पेट्रोल है जो है E22, E25, इसलिए क्योंकि नए पेट्रोल की टेस्टिंग शुरू हो गई है इसलिए ये नहीं आ रही है। और वो गाड़ियाँ अंदर से ऐसे बिल्ड हैं कि वो नए पेट्रोल को झेल जाएंगी। अप टू E25 तो वो आराम से झेल जाएंगी, E25 भी, बल्कि E27 तक वो इंजन, उनके गाड़ियों के इंजन को अलग बना दिया है। अब नेक्स्ट जो 2 वीडियो हैं वो डीज़ल और इसी बात पे होंगे कि अब आप क्या करोगे, ठीक है। ये मैंने आपको फ्यूचर बता दिया है कि ये होने वाला है, अब उस फ्यूचर का आप फ़ायदा कैसे उठाओगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट वीडियो देख लीजिएगा, सब्सक्राइब यूँ कर लीजिएगा, मेरे पास सब्सक्राइबर ज़्यादा होते जाएंगे तो मैं आपके पास लाइव आ पाऊँगा, जवाब दे पाऊँगा, आपको ऑन स्क्रीन जवाब दे पाऊँगा, ठीक है। ये टेक्निकल चीज़ें हैं, हौवे मत बनाइए, अफवाहें मत फैलाइए, पैनिक मत कीजिए। देश भी आपका है, गवर्नमेंट भी आपने ही बनाई है, और कार भी आप ही खरीदोगे, पैसा भी आपका खर्च होने वाला है, टैक्स भी आपका जाने वाला है। तो सोचने से पहले हौवे मत बनाइए, पहले सोचिए कि होने क्या वाला है, ठीक है। अब बिल्कुल नई कारें आने वाली हैं अभी दिवाली तक, अभी नई स्विफ्ट आ गई है,
वो ठीक है, वो पता है आपको, स्विफ्ट झेल सकती है पेट्रोल, आपका E25 वाला जो नई स्विफ्ट पेट्रोल है। चलिए अभी मैं आज के लिए बहुत करता हूँ, 20 मिनट लंबा वीडियो हो गया है, काफ़ी है, ये सवाया हो गया। चलिए 21 मिनट हो गया। थैंक यू सो मच। कमेंट कर दिया करो और उसको सब्सक्राइब कर दो तो मैं आगे बता पाऊँगा। मुझे नहीं पता था सब्सक्राइबर इतने ज़रूरी हैं, क्योंकि वो यूट्यूब परमिशन नहीं दे रहा है आगे कुछ करने की कि आप पहले इतने सब्सक्राइबर लाओ, तो मैं आपको कैसे बता पाऊँगा, है ना। ठीक है, थैंक यू सो मच। और चिंता मत कीजिए, सब कुछ होगा जो अच्छा ही होगा। अभी गवर्नमेंट अच्छी पॉलिसी लेके आने वाली, E20 हमेशा रहने वाला है। अभी मान लीजिए आगे आगे 7-8 साल तो E20 का ही नहीं जाने वाला है, ठीक है। और अब E10 के लिए तो वैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, E10 वापस नहीं आएगा। पर फिर भी मैंने आपको जो तरीके बताए उनसे मैं खुद भी अपनी पुरानी कार वैसे ही चला रहा हूँ। अब क्या कर सकते हैं, और कुछ कर भी तो नहीं सकते हैं ना। तो चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा, मुझे नहीं पता था ये इतना ज़रूरी होता है। ओके, थैंक सो मच।